नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामा। दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव के सभी नोटिस सभापति ने किए खारिज। आज ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्रिटेन में अपने समकक्ष से करेंगे द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। मालदीव की स्वतंत्रता की वर्षगांठ समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर और सिंधु जल संधि का जिक्र करने पर भारत ने पाकिस्तान को लगाई लताड़। कहा, आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय शांति के मुद्दों पर दोहरा चरित्र अस्वीकार्य। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश के बाद आम जनजीवन प्रभावित। कई जगह यातायात हुआ बाधित। लोगों को उमस से मिली राहत। श्रावण शिवरात्रि पर शिव मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। काशी विश्वनाथ मंदिर पर हुई फूलों की बारिश। गंगाजल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं कांवड़िए। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। संसद का मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन विपक्ष के विरोध और हंगामे की वजह से ठीक से सदन में काम नहीं हो पा रहा। बीते 2 दिन तो विपक्ष का काफी हंगामा देखने को मिला। आज भी विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के साथ लोकसभा सत्र शुरू हुआ। विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, यह सदन चर्चा और संवाद के लिए है, नारेबाजी के लिए नहीं। उन्होंने सभी सांसदों से सदन की मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया। आपका जो आचरण है, जो व्यवहार है, वो सड़कों का आचरण व्यवहार आप संसद में कर रहे हैं। ये देश देख रहा है। आप जिस राजनीतिक दल के लोग हैं, मैं उन नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि देश आपके सदस्यों के आचरण व्यवहार को देख रहा है, उनकी कार्य पद्धति, उनके व्यवहार को देख रहा है। मैं पुनः कहना चाहता हूं, सदन में तख्तियां लेकर आने वालों पर मुझे निर्णायक कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप जाइए, सदन में बैठिए, मुद्दों पर चर्चा करिए। प्रश्नकाल पर हर मुद्दों पर, हर विषय पर नियम प्रक्रियाओं के तहत आपको चर्चा और संवाद करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बिहार का रेल बजट 9 गुना बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए किया गया। रेल मंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। बिहार में जहां 11 वर्ष पहले मात्र 1132 करोड़ रुपए पर एनम बजट का एलोकेशन होता था, वहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर बिहार के लिए रेलवे के बजट को 9 गुना बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए का बजट दिया है माननीय अध्यक्ष जी। और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट जो कि कई वर्षों से लंबित थे, उन सब प्रोजेक्ट्स को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की जनता के बहुत पुराने जो लक्ष्य थे, पुरानी आकांक्षाएं थी, उनको पूरा किया। मुंगेर और पटना पे नए ब्रिज बने। कोसी जो कि श्रद्धेय अटल जी ने अप्रूव किया था, उसको आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कंप्लीट किया। देखिए माननीय अध्यक्ष जी, आखिरकार तो प्रोजेक्ट को आरंभ करने वाले भी एनडीए और कंप्लीट करने वाले भी एनडीए। तो बिहार की जनता के प्रति न्याय केवल एनडीए ही कर सकता है। और बड़ी खबर आ रही है राज्यसभा से, जहां की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लगातार हम देख रहे हैं कि मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है, लेकिन विपक्ष हंगामा बरपा रहा है। लगातार हंगामेदार
हो रहा है मॉनसून सत्र और राज्यसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। अभी आपने सुना कि लोकसभा अध्यक्ष भी यही कह रहे थे कि किस तरह से सदन की गरिमा को बनाए रखना सांसदों के आचरण में होना चाहिए और ये सदन चर्चा और विषयों को बीच में लाकर एक दूसरे से संवाद का है। लेकिन विपक्ष एक मजबूत विपक्ष का उदाहरण ना देते हुए कहीं ना कहीं बाधित कर रहा है कार्यवाही को। कई ऐसे लोकहित राष्ट्रहित से जुड़े विधेयक हैं जो पारित होने हैं, सूचीबद्ध हैं, लेकिन राज्यसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और अब बात जेडीयू सांसद संजय झा की, जिन्होंने बिहार में जारी मतदाता गहन पुनरीक्षण का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट से मृत लोगों को हटाना जरूरी है। इसके साथ ही कई लोगों का नाम 2 जगह रजिस्टर्ड है, इसे देखे जाने की जरूरत थी। वोटर लिस्ट को रिवाइज करने के लिए चुनाव आयोग की सराहना करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन का काम है चुनाव कराना, वोटर रिवीजन कराना। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल सही काम कर रहा है। अगर किसी का डेथ हो गया, मृत्यु हो गई, तो उसका बोगस वोटिंग कराना है। अगर कोई 2 जगह वोटर है, उसका हटाना है कि नहीं हटाना। और अगर कोई यहाँ का सिटीजन नहीं है तो वो क्लीनिंग कर रही है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन तो सही काम कर रहा है, इसको तो अवार्ड मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 देशों यूनाइटेड किंगडम और मालदीव की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले पड़ाव में प्रधानमंत्री ब्रिटेन जा रहे हैं, जहां उनकी अपने समकक्ष कीर स्टारमर के साथ द्विपक्षीय वार्ता होनी है। इस दौरान उभरती हुई तकनीक, रक्षा, सुरक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में चर्चा की उम्मीद है। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा कई मायने में खास होने जा रही है। उनकी यह यात्रा प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के निमंत्रण पर हो रही है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह 4थी ब्रिटेन यात्रा है। इससे पहले वे 2015, 2018, 2021 में ब्रिटेन की यात्रा कर चुके हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी की प्रधानमंत्री स्टारमर के साथ द्विपक्षीय मुलाकात होगी, जिसमें दोनों देशों के बीच आपसी राजनीतिक सहयोग को और तेजी से बढ़ाने के साथ ही तमाम क्षेत्रों पर विस्तार से बात होगी। During the visit with the Right Honourable Sir Keir Starmer, the Prime Minister of the United Kingdom, and during the visit he will also call on His Majesty King Charles III. There is also during the visit interaction that is planned with business leaders both from India and the United Kingdom. This will be Prime Minister's 4th visit to the United Kingdom since assuming office. He has visited previously in 2015 and 2018, and he was there in 2021 for the COP26 summit in Glasgow. दोनों देशों के बीच होने वाली इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपसी हितों से जुड़े मुद्दों में जिन क्षेत्रों पर फोकस रहेगा, उसमें व्यापार, अर्थव्यवस्था, नई उभरती तकनीक, रक्षा, सुरक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क के क्षेत्र शामिल हैं। पीएम मोदी लंदन में ब्रिटेन के राज परिवार से भी मुलाकात करेंगे। किंग चार्ल्स तृतीय के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। दोनों ही नेता आपसी हितों और वैश्विक मुद्दों पर बात करेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों को द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने में मदद तो मिलेगी ही, इसके साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी आपसी समझ बेहतर करने का मौका होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से जहां भारत और यूके के बीच में आर्थिक अध्याय की एक नई शुरुआत होगी, तो दोनों ही देशों के बीच में आपसी रणनीतिक समझ को विस्तार देने का भी एक मौका होगा। दोनों ही 2 बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां शांति और स्थिरता के साथ में आर्थिक तरक्की का एक बड़ा संदेश देती भी नजर आएंगी। कैमरा पर्सन संजय जैना के साथ मैं आर्यन प्रताप सिंह, डीडी न्यूज, लंदन। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पार्वत थिनेनी हरीश ने एक बार फिर दोहराया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। उन्होंने पाकिस्तान को 2 टूक जवाब दिया और कहा कि देश की संप्रभुता पर सवाल उठाने की किसी के भी प्रयास को भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा। Constrained also to respond to the remarks made by the representative of Pakistan. The Indian subcontinent offers a stark contrast in terms of progress, prosperity, and development models. On the one hand, there is India, which is a mature democracy, a surging economy, and a pluralistic and inclusive society.
At the other extreme is Pakistan, steeped in fanaticism and terrorism, and a serial borrower from the IMF. As we debate promoting international peace and security, it is essential to recognize that there are some fundamental principles which need to be universally respected. One of them is zero tolerance for terrorism. It ill behoves a member of the Council to offer homilies while indulging in practices that are unacceptable to the international community. Mr. President, in conclusion, India remains committed to working towards international peace and security through multilateralism and peaceful settlement of disputes. स्टार्टअप्स की बढ़ती संख्या बिहार के पारंपरिक कृषि प्रधान छवि को पीछे छोड़कर इसे नवाचार और उद्यमिता की नई पहचान दिला रही है। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता कुमार आलो की ये खास रिपोर्ट। स्टार्टअप को किस तरीके से बिहार सरकार के उद्योग मंत्रालय ने संयोजा है और यहाँ देखिए कि फ्री स्पेस मुहैया कराया है उन लोगों को जो स्टार्टअप के काम में लगे हुए हैं। बिहार में किस तरीके से बदलाव हुआ है? देखिए, बिहार में निश्चित रूप से बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। ये आज से 5 साल पहले इस तरह की आप कल्पना नहीं कर सकते थे, लेकिन पिछले 2-3 सालों से जिस तरह से बिहार सरकार ने किया है ना, बिल्कुल एकदम अलग किया है। आप सोचिए कि कल तक यहाँ के लड़के यहाँ से बाहर जाते थे, अब सब कुछ यहाँ है। आप देख रहे हैं कि एक कैंपस में एक बड़े से हॉल के भीतर ढेर सारी कंपनियां काम कर रही हैं। तो आप निश्चित रूप से इसको मान कर चलिए कि अब पहले वाला बिहार नहीं रहा, अब बिहार बदल रहा है। हमारी टीम लगातार बढ़ती जा रही है। अभी 12 लोगों की हमारी टीम है और कंटेंट राइटिंग से लेकर के अब हर तरह का कंटेंट, एक सिंपल ब्रोशर से लेकर बायोग्राफी लिखने तक का हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर कितनी बड़ी उपलब्धि है, खासकर उद्योग मंत्रालय की बात करें बिहार सरकार की, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो सेतु है, वो सेतु यहाँ किस तरीके से काम कर रहा है? हमारे कंपनी में फ्लो में जितने भी स्टार्टअप एंड एमएसएमईज बिहार में है, उनको हमारा विजन यही है कि उनको हम सॉल्यूशन दे, लाइक उनका जो भी डे टू डे टास्क होता है, लाइक जैसे टास्क मैनेजमेंट हो गया, पेरोल हो गया, लाइक अटेंडेंस हो गया, ये सब वो वन ऐप पे अपना मैनेज कर सकते हैं। आप सब जानते हैं जो बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो बेसिकली टियर 2 तक ही सीमित हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जो रूरल एरियाज के भी गांव में जो बच्चे हैं उनको भी एक बेहतरीन तरीके से शिक्षा मिले, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। किस तरह बिहार विकसित होने की ओर अग्रसर है। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज पटना। वहीं बिहार में बड़े पैमाने पर औद्योगिक पार्क का निर्माण किया गया, जहां ढेर सारे औद्योगिक संयंत्र में लोगों को रोजगार मिल रहा है। ऐसे ही कॉटन इंडस्ट्री यूनिट का जायजा लिया हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने, जहां 180 से अधिक स्थानीय युवक युवतियां शर्ट निर्माण, कटिंग, सिलाई और पैकेजिंग के काम में लगे हैं। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी देखकर ये कहा जा सकता है कि इस प्रकार के उद्योग स्थानीय रोजगार को मजबूती देते हैं और महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाते हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। नज़ारे को देख कर के आप एहसास कीजिए कि ये कहाँ का नज़ारा हो सकता है। आपको लगेगा कि हम सूरत में हैं, आपको लगेगा कि हम बॉम्बे के किसी कॉटन इंडस्ट्री में हैं, या आपको और कुछ लगेगा कि अहमदाबाद में हैं। लेकिन हम कहाँ हैं? हम इस समय बिहार के पटना जिले के बिहटा में हैं, जहां पर कॉटन इंडस्ट्री स्थापित किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। और बिहार सरकार के द्वारा कॉटन स्थापित करने के बाद ये जितने भी आप देख रहे हैं स्किल्ड जो मजदूर है, ये सब इसी आसपास के एरिया के रहने वाले हैं और इसमें उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है, जबरदस्त रूप से हुआ है। और नीतीश कुमार की सरकार यानी एनडीए की सरकार ने इस जॉब इम्प्लीमेंट जो होता है, जॉब जो प्रदान किया है, उसमें महिलाओं का विशेष ख्याल रखा है, क्योंकि एनडीए सरकार में महिलाओं के लिए काफी कुछ किया है। और आप ये देख सकते हैं कि ज्यादातर एम्प्लॉइज यानी 80% ऑफ द एम्प्लॉइज आर वुमेन, यानी कि महिला है जो यहाँ पर 80% महिलाएं यहाँ पर काम कर रही हैं, उनको अपने घर में काम मिल रहा है। आप देख सकते हैं महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है और इन्हीं महिलाओं से हम आपको बातचीत करवाएंगे। इंडस्ट्री यहाँ पर आने से आप लोगों को क्या फायदा हुआ है? इंडस्ट्री यहाँ आने से हम लोग को बहुत फायदा है सर। जैसे कि हम लोग बेरोजगार थे, काम नहीं थी, बाहर में दिल्ली, मुंबई, कहीं कहीं हम लोग जा करके काम करना चाहते थे, बट घर से हम लोग निकल नहीं पाते थे। यहाँ हमारे बिहार में यहाँ पे इंडस्ट्री लगे, बहुत हम लोग को फायदा है। यहाँ पर हम लोग को रोजगार मिल गया, बाल बच्चे अच्छे से यहाँ पर सब परिवार एक जगह रह करके काम कर सकते हैं। इस काम से बहुत फायदा है, हम लोग का बाहर नहीं जाना पड़ रहा है और लड़कन सबका पढ़ाई उढ़ाई में भी सुविधा है। पैसा हम लोग कमा रहे हैं, अपना रोजगार, बाहर भी नहीं जाना पड़ रहा है। कंपनी खुला है, हमको बहुत अच्छा लगता है। इधर आते हैं, काम करके शाम को घर जाते हैं, अपना बाल बच्चा मिलकर आते हैं, लोग अच्छा से आते हैं जाते हैं। हमको बहुत नीतीश कुमार के दिल से धन्यवाद करते हैं, काम देने के लिए, कंपनी देने के लिए बहुत शुक्रिया उनको। पूरा जो वर्कशॉप है यानी जो फैक्ट्री है या कंपनी के हैं उसको, और उसके प्रबंधक है रजनीश कुमार सिंह जी,
किस तरीके से यहाँ पर कार्य हो रहा है और लोगों को कितना फायदा हो रहा है? सर, हम आर के इंडस्ट्रीज चेन्नई से हैं। बेसिकली हमारी जो कंपनी है ये आपको शर्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है और बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो हमें प्रोत्साहन नीति जो दिया गया और ये प्लग एंड प्ले शेड जो हमें प्रोवाइड किया गया, तो फिर हमारी कंपनी ने यहाँ पे अपना कार्यशाला स्टार्ट किया, जिसमें हम लोकल जो हमारी बहनें हैं और जो और भी पब्लिक है उनको हम रोजगार दे रहे हैं। अभी फिलहाल हमारे यहाँ 250 वर्कर काम कर रहे हैं, जो कि यहीं आस पड़ोस के ही गांव और बगल के ही हैं, और उनसे रिलेटेड उनके जो भी परिवार हैं उनको इससे होने से बहुत ही फायदा है। तो इसमें बिहार गवर्नमेंट और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो योगदान है वो बहुत बड़ा है। स्किल्ड वर्कर थे, मैंने बात किया था, बेंगलोर से लौट के आए हैं यहाँ पर काम करने के लिए। तो अपने आप में एक रेवोल्यूशन है बिहार की, औद्योगिक क्रांति है बिहार के लिए। और ऐसे ही इंडस्ट्रीज यहाँ पर और आ रहे हैं, और ऐसे इंडस्ट्री और आएंगे तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि महिलाओं को विशेष रूप से उसमें समायोजित किया जाएगा। कैमरामैन विनोद कुमार ओझा के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, बिहटा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद का स्वागत। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की गई है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी, राकेश द्विवेदी, सिद्धार्थ लूथरा जस्टिस यशवंत वर्मा की ओर से पेश हुए। कपिल सिब्बल ने CGI की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला उठाते हुए कहा कि इस मामले में कई संवैधानिक पहलू जुड़े हैं। हम आग्रह करते हैं कि इस अर्जी पर जल्द से जल्द सुनवाई के लिए बेंच का गठन किया जाए। साथ ही CGI ने कहा कि मेरे लिए ये ठीक नहीं होगा कि मैं इस मसले पर सुनवाई करूं। जल्द ही सुनवाई के लिए बेंच का गठन किया जाएगा। गौरतलब है कि CGI ऐसे बेंच का गठन करेंगे जिसमें वो खुद ना हो। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC घोटाला मामले में RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय करने पर आदेश 5 अगस्त तक टाल दिया। कोर्ट के आदेश से तय होगा कि इस मामले में लालू परिवार के सदस्यों के खिलाफ मुकदमा चलेगा या नहीं। ये मामला लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान IRCTC के 2 होटल के रखरखाव का कॉन्ट्रैक्ट एक फर्म को देने की गई कथित गड़बड़ी से जुड़ा हुआ है। CBI ने इस केस में लालू यादव, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और करप्शन के आरोप लगाए। वहीं तीनों की ओर से दलील दी गई कि CBI के पास इस केस में मुकदमा चलाने के लिए सबूत नहीं है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने दूसरे स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत JSL यार्ड 1268 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। ये GSL द्वारा निर्मित 2 प्रदूषण नियंत्रण पोत श्रेणियों में अंतिम पोत है। पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत JSL यार्ड 1268 29 अगस्त 2024 को प्रक्षेपित किया गया और अब इसकी आपूर्ति शीघ्र होने वाली है। इन प्रदूषण नियंत्रण पोतों का डिजाइन और निर्माण स्वदेशी रूप से किया गया। दूसरे प्रदूषण नियंत्रण पोत के शुभारंभ के साथ GSL और भारतीय तटरक्षक बल आत्मनिर्भरता के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत को साकार कर रहे हैं। पोत की लंबाई 114.5 मीटर, चौड़ाई 16.5 मीटर और इसका विस्थापन 4170 टन का होगा। सावन महीने की शिवरात्रि आज है। हिंदू धर्म ग्रंथों में ये माना गया कि जिस दिन महादेव ने विष पिया और देवी देवताओं ने उनका अभिषेक किया, उस दिन को सावन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि माना जाता है। इस वजह से इस दिन को सावन शिवरात्रि के रूप में मनाया गया है और भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। आज के इस विशेष दिन पर देश भर के शिवालयों को खूब सजाया गया। बम बम बोले और हर हर महादेव की गूंज के साथ सुबह से ही शिव भक्तों का मंदिरों में तांता लगा हुआ है। काशी विश्वनाथ मंदिर में आज सुबह मंगला आरती हुई
तो वहीं उज्जैन में श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर भक्ति और आस्था का रूप वहां देखते ही बन रहा था। दिल्ली स्थित गौरीशंकर मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। हरिद्वार में भी शिव भक्तों की आस्था बढ़ चढ़कर बोल रही है। सावन शिवरात्रि पर कांवड़ यात्रा का बहुत गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होता है। ये यात्रा भगवान शिव की भक्ति का सबसे बड़ा अवसर भी मानी जाती है। कांवड़ियों में आज जबरदस्त उत्साह है। कांवड़ी अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर गंगाजल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। इस दौरान मेरठ में पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा काफी कड़ी है। यूपी के बागपत में स्थित परशुराम महेश्वर महादेव मंदिर में भी कांवड़ियों की भीड़ उमड़ी। अयोध्या में इस खास अवसर पर कांवड़ियों ने श्री नागेश्वर नाथ मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक किया। श्री दुधेश्वर नाथ मंदिर गाजियाबाद में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। दिल्ली के चांदनी चौक स्थित गौरीशंकर मंदिर में भी आज श्रद्धालुओं की अपार भीड़ देखने को मिली। अब से कुछ ही देर पहले हमारी संवाददाता सुवेश शर्मा ने वहां का जायजा लिया। आइए आपको दिखाते हैं। आज सावन की जैसा कि महाशिवरात्रि है और आज के दिन जो कांवड़िया हैं उनकी तपस्या पूर्ण होने का दिन है। जो जल वो गंगा जी से लेकर के आए थे उन्होंने भगवान शिव को अर्पित किया है। बहुत अच्छा रहा हमारा आना और मतलब बहुत ही बाबा ने बुलाया तो हम पहुंच पाए और ला पाए कांवड़। कब से आप यहाँ पर मतलब यात्रा आपकी कब से शुरू हुई? मेरे को 2 इयर्स हो गए हैं। मैं जोड़ा आज कंप्लीट हुआ भोले बाबा की कृपा से। कितने दिन पहले शुरू की थी आपने? ये हम यहाँ से 20 तारीख को निकले थे। तो आप कहाँ से लेकर के आ रहे थे? हम हरिद्वार से, हर की पौड़ी से ही। बच्चे भी थे, युवा भी थे और बुजुर्ग भी थे। आपने भी की, कैसा रहा आपका अनुभव? अच्छा। तो एक बार जोर से जयकारा। बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले की बारात चली रज रज के। आपने भी दर्शन कर लिए? बहुत बशीष कृपा है प्रभु की, बहुत असीम कृपा है उनकी। कितने सालों से आप? अब मैं लगभग 30 साल जुड़े हुए उनके साथ। पीढ़ी दर पीढ़ी आप भी जोड़ते हैं? बस नहीं, उनकी कृपा है ये। तो देखिए भोले बाबा की कृपा है और जब किसी की तपस्या पूर्ण हो जाती है तो चेहरे पर खुशी देखकर सिर्फ आप अंदाजा लगा सकते हैं, उसे अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। शब्दों में बयां करना आसान नहीं होता और ये इन श्रद्धालुओं से बात करने के बाद यकीनन सिद्ध हो जाता है। इच्छाएं पूरी करे बोले बाबा, सबका कल्याण हो। सम करोति इति शंकरा, जो सबका कल्याण करे वही शिव है। सावन की शिवरात्रि का महापर्व है आज और जहां देश भर के सभी शिवालयों में बम बम बोले की गूंज हो रही है, वहीं आज हम चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर में हैं। सबसे पहले आपको माता गौरी और भगवान शंकर के दर्शन करवा देते हैं। कितना सुंदर और अद्भुत भगवान का श्रृंगार किया है। आपने देखा है कि किस तरीके से कावड़ लेकर के जो लोग आए हैं, जो बम बोले जयकारे करते हुए, उनकी एक ही इच्छा है कि कैसे ही करके भगवान शिव पर एक लोटा जल चढ़ा दे। वहीं जो आम जन श्रद्धालु हैं, जो परिवार के लोग हैं, जो आज यहाँ पर आए हैं क्योंकि शिवरात्रि का दिन है। तो आप कहाँ से आई हैं? पहाड़गंज से दिल्ली। पहाड़गंज से दर्शन? जी 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 जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ मंदिर प्रशासन की व्यवस्था की बात करें तो वो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है। हम आने वाले हैं। बम बम बोले, बम बम बोले, ओम पार्वती पते नमः, हर हर महादेव। तो देखिए कितने लोग हैं, गृहस्थ भी हैं साथ में। ऐसा नहीं है कि कावड़ गृहस्थ नहीं उठाते, लेकिन कुछ लोग हैं जो दूर से यानी हरिद्वार से आ रहे हैं, तो कोई ब्रज घाट से आ रहा है अपनी कावड़ लेकर के, और वहीं पर छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, सभी आयु के आपको यहाँ पर दिखेंगे भगवान से आशीर्वाद लेते हुए, उनसे अपने जीवन सफल बनाने के लिए। कैमरा पर्सन मोंटी के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज के लिए चांदनी चौक से। और अब खबर खेल जगत से। पूर्व क्रिकेटर और चयनकर्ता जतिन
परांजपे का मानना है कि भारतीय टीम मैनचेस्टर के इतिहास को दरकिनार करते हुए बाउंस बैक करने में जरूर कामयाब होगी। जतिन परांजपे के साथ खास बात की हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने। आप इसे देखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। इंग्लैंड और भारत की सीरीज़ अभी चल रही है और इस वक्त इंग्लैंड 2-1 से आगे है सीरीज़ में। इस वक्त हमारे पास बात करने के लिए हैं पूर्व भारतीय क्रिकेटर जतिन पंजाबी जी। सर, आपका स्वागत है। किस तरह से देखते हैं, इंडिया बहुत ही बेहतरीन खेला पूरे तीनों टेस्ट मैच में। ऐसा लग रहा था कि दो टेस्ट मैच तो जीतने ही थे, एक टेस्ट मैच इंडिया जीता तो स्कोर लाइन शायद 3-0 होता। क्या लगता है सर, कहाँ कमियाँ रही भारतीय टीम में? आई थिंक थोड़े केयरलेसली खेले। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, जब भी हम क्लियरली स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे, आई थिंक वो पॉइंट्स हमने वो जो पैसेजेस ऑफ प्ले है वो हमने कैपिटलाइज नहीं किए। सो आई थिंक एक फोकस ज़रा थोड़ा कम पड़ गया इंडियन टीम का। ऋषभ पंत का जो रन आउट था वो एक नीडलेस था कम्प्लीटली। अगर वो पार्टनरशिप 50-60 रन और ऐड करती तो वो पूरे मैच का रुख बदल जाता उससे। सो आई थिंक थोड़ा और केयर और थोड़ा कॉन्शियसली केयरफुली खेलनी चाहिए बाकी दोनों टेस्ट मैचेस। जो ड्यूक बॉल की कंट्रोवर्सी आ रही है, जो लगातार की लग रहा है कि 30 ओवर के बाद काफ़ी वो पिचक रहा है बॉल, और बार बार देख रहे हैं कि जो प्लेयर्स भी इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो क्या इस बात को लेकर आईसीसी को संज्ञान लेना चाहिए कि ड्यूक बॉल लगातार जो परेशानी का सबब बन रहा है? आई थिंक थोड़ा रेगुलरली हो रहा है ये सीरीज़ में। सो आई एम श्योर आईसीसी सोचेगी इसके बारे में। और ड्यूक्स का जो बॉल है वो पहले इतने कंप्लेंट्स नहीं थे। सो मे बी ये जो बैच है बॉल्स का, शायद ये क्वालिटी वाइज उतना आया नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे जो बॉल्स बनते हैं वो एक हैंडमेड एफर्ट है। वो कारीगर पे डिपेंडेंट होता है। तो शायद ये बैच थोड़ी 19-20 होगी, लेकिन देखते हैं अभी नेक्स्ट 2 टेस्ट मैचेस में क्या होगा। जिस तरह से भारतीय टीम ने ओवरऑल एक यंग टीम है सर, इसमें बड़े खिलाड़ी नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है और अश्विन नहीं है, मोहम्मद शमी भी नहीं थे, तो किस तरह से देखते हैं कि जिस तरह से पूरा क्रिकेट उन्होंने खेला, इंग्लैंड में सीरीज जीतना मुश्किल होता है, 2007 के बाद जीते नहीं है, तो इस यंग टीम को कैसे आंकेंगे आप? नहीं, ये यंग टीम बहुत ही काबिल टीम है। ये जो बड़े प्लेयर्स अभी नहीं है, ये तो ट्रांजिशन का मामला है। ये टीम बहुत ही काबिल है और मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंस है कि बाकी 2 टेस्ट मैचेस है वो हम जीतेंगे। और ये ट्रांजिशन है, ये तो नेचुरल है ही, हर स्पोर्ट में हर टीम में ये होता है। लेकिन ये टीम के साथ ये टीम पर हमें भरोसा रखना चाहिए, हमारा भरोसा कायम रहना चाहिए ये टीम पे, और ये उभरती आएगी। बिल्कुल, जिस तरह से जतिन पंजाबी ने कहा कि 2 टेस्ट मैचेस अभी बाकी हैं और पूरी उम्मीद है कि भारतीय टीम से बाउंस बैक करेगी और हमें अपनी युवा टीम पर पूरा भरोसा है। कैमरा पर्सन पीयूष के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली।